कुछ औरतें दिखती सीधी है, लेकिन वो अंदर ही अंदर गुल खिलाती रहती है। एक बेटे की माँ प्रिया भी ऐसे ही थी, और जब उसकी सच्चाई सामने आई तब तक उसका घर उजड़ चुका था। 19 मार्च 2018 की सुबह प्रिया अपने पति जिंदर कुमार से ये कहकर घर से निकलती है उसकी मायके में किसी की तबीयत खराब है, इसलिए वो राहुल को लेकर जाती है। पत्नी की ये बात सुनकर जिंदर कहता है, ठीक है चले जाओ, अगर ज्यादा परेशानी वाली बात हुई तो तुम मुझे फोन कर देना, मैं भी पहुंच जाऊंगा। प्रिया जवाब देते हुए कहती है, तुम्हारी जरूरत हुई तो फोन कर दूंगी, और अगर ज्यादा चिंता वाली बात नहीं हुई तो 2 दिन में वापस लौट आऊंगी। प्रिया के पति जिंदर पुलिस वाला रहता है। प्रिया पंजाब के जिला पटियाला के गांव बल्लोपुर की रहने वाली थी। प्रिया करीब 12 साल पहले जब वो 20 साल की थी तब उसकी शादी हरियाणा के रहने वाला जिंदर कुमार से हुई थी। शादी के ठीक 1 साल बाद प्रिया ने एक बेटे को जन्म देती है जिसका नाम राहुल रखा गया। इन दिनों वो हरियाणा के शहर प्राइवेट स्कूल में 5वीं क्लास में पढ़ रहा था। जिंदर पुलिस वाला रहता है, इसलिए वो काफी बिजी रहता था। प्रिया घर पर रहते हुए चूल्हे चौके से लेकर सब काम संभाल लेती थी। जो भी था सब अच्छे से चल रहा था। पति पत्नी में बहुत प्यार था, दोनों में अच्छी समझदारी भी थी। दोनों अपने बच्चों का भी अच्छे से ध्यान रखे हुए थे। लेकिन काफी दिनों से राहुल पिता से कहीं घूमने की जिद कर रहा था। पिता ने उसका पक्का वादा किया था, राहुल का एग्जाम खत्म होने के बाद 2 दिन के लिए घूमने शिमला चलेंगे। एग्जाम खत्म होने के अगले दिन प्रिया अपने बेटे के साथ नानी के यहाँ जाना पड़ गया। पति प्रिया के मायके जाने वाली बात से जिंदर को कोई परेशानी नहीं थी, क्योंकि प्रिया एक सुलझी हुई मेहनती औरत थी जो ससुराल के साथ साथ अपने मायके का भी पूरा ध्यान रखती थी। सुख दुख में वो अपने और भी रिश्तेदारों के यहाँ अकेली आया जाया करती थी। सभी चीजों को देखते हुए बात यह थी कि जिंदर को पत्नी की तरफ से कोई चिंता नहीं थी। इसलिए जब वो 19 मार्च को बेटे के साथ मायके के लिए अकेले घर से निकली तो जिंदर ने कोई चिंता नहीं किया, और उसी रोज शाम के समय जिंदर ने पत्नी को फोन किया और पूछा, प्रिया पहुंचने में कोई परेशानी तो नहीं हुई? बल्लभपुर पहुंचकर तुमने फोन भी नहीं किया। हाँ, अभी मैं बल्लभपुर नहीं पहुंच पाई। उसकी आवाज में हकलाहट थी। पत्नी की ऐसी आवाज सुनकर जिंदर को थोड़ी घबराहट होने लगी। उसने पूछा, बल्लभपुर नहीं पहुंची तो फिर कहाँ हो? अभी मैं शहजादापुर में हूँ, किसी जरूरी काम से मुझे यहाँ रुकना पड़ गया। प्रिया ने पहले ही वाले लहजे में जवाब दिया, शहजादापुर में ऐसा क्या काम पड़ गया? वहाँ तुम किसके यहाँ रुकी हो? सब ठीक तो है ना? बताओ, कोई परेशानी हो तो मैं अभी आ जाऊंगा। प्रिया जवाब देते हुए कहती है, सब ठीक है, घबराने वाली कोई बात नहीं है। अच्छा, मैं फ्री होकर अभी कुछ देर बाद फोन करती हूँ, तब अच्छे से बता दूंगी। कहने के साथ ही प्रिया की ओर फोन कट कर दिया जाता है। जिंदर की घबराहट बढ़ गई थी। उसने प्रिया को फोन किया, उसका फोन स्विच ऑफ हो चुका था। अचानक ये सब होने से जिंदर को टेंशन होने लगा। कुछ समझ नहीं आ रहा था तो उसने उसी समय अपने ससुराल के यहाँ फोन किया। यहाँ से उसे जो भी जानकारी मिली उससे उसके पैरों तले जमीन सरक गई। ससुराल से उसे बताया गया कि यहाँ तो घर में कोई बीमार नहीं है और ना ही कोई प्रिया के वहाँ आने की किसी को कोई जानकारी थी। अब जिंदर के लिए 1 मिनट भी रुके रहना मुश्किल था। उसने अपनी मोटरसाइकिल ली और शहजादापुर की ओर चला गया। रास्ते भर में प्रिया को फोन किए जा रहा था, लेकिन प्रिया का फोन ऑफ होने की जानकारी मिल रही थी और आखिरकार वो शहजादापुर पहुंचा। पत्नी और बच्चे की तलाश में उसने शहजादापुर का चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन पत्नी और बेटे राहुल की कोई जानकारी नहीं मिली। जिंदर वहां से अपनी ससुराल बल्लभपुर चला गया। प्रिया को लेकर वहां भी परेशान हो रहे थे। इसके बाद जिंदर और उसकी ससुराल वालों ने प्रिया और राहुल की तलाश शुरू कर दी, मगर कहीं भी दोनों माँ बेटे के बारे में जानकारी नहीं लगी। 19 मार्च 2018 का दिन गुजर ही गया था। पूरी रात भी निकल गई और 20 मार्च को भी दोपहर तक तलाश करते रहने के बाद भी कुछ नहीं पता चला तो जिंदर शहजादापुर थाने पहुंच गया। थाने के इंस्पेक्टर दिनेश सिंह को उसने अपने पत्नी और बेटे के रहस्यमय तरीके से गायब होने की जानकारी दे दी। पुलिस वालों ने प्रिया और उसके बेटे राहुल की गायब होने की एफआईआर दर्ज कर ली। पुलिस ने अपनी तरफ से दोनों माँ बेटे की ढूंढने की कार्रवाई शुरू कर देते हैं। देखते ही देखते इस बात को 1 सप्ताह गुजर जाता है, लेकिन पुलिस भी इस मामले में कुछ नहीं कर पाते हैं। ये बात 26 मार्च 2018 की थी। पुलिस दिनेश सिंह उस वक्त अपने ऑफिस में था। तभी एक अधेड़ उम्र के आदमी ने उसके सामने आकर दोनों हाथ जोड़ते हुए
दया के भाव से कहता है, मेरा नाम प्रकाश है और मैं यमुना नगर में रहता हूँ। पुलिस वाला कहता है, जी कहिए। अब मैं क्या कहूँ सर, एक भारी मुसीबत आ पड़ी है हमारे परिवार पर। सर मेरा एक भांजा है पिंटू, उसका उम्र करीब 21 साल है। पिंटू किसी बात पर आकर एक औरत से झगड़ा हुआ और हाथापाई में वो औरत मर गई। उसने उस लाश को कहीं ले जाकर दफन कर दिया और जब इसकी जानकारी मुझे हुई तो हमने उसे समझाया कि गलती हो जाने पर कानून से बचने के बजाय खुद को पुलिस के हवाले कर दो। प्रकाश ने सारी बातें पुलिस वालों को बता दिया। इनके बात सुनकर पुलिस दिनेश चौंक गए और खुद को संभालते हुए बोलते हैं, मतलब ये कि आपके भांजे ने किसी की जान ली, फिर उन लाशों को भी ठिकाने लगा दिया और अब सरेंडर करने आए हो। थाने के दिनेश सिंह कहते हैं, देखो अगर वो हमें सच्चाई बयान करता है तो हमें क्या जरूरत है उससे सख्ती से पेश आने की। प्रकाश उस लड़के को लाकर थाने में पेश कर देता है। लड़का थाने के बाहर ही खड़ा रहता है और बताता है, ये मेरा भंजा पिंटू है। जिस समय प्रकाश पिंटू को लेकर थाने के ऑफिस में पहुंचता है तभी पुलिस वाले कमरे में एक आदमी से पूछताछ कर रहे थे। वहां से चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगी थी। ये आवाज सुनकर पिंटू थर थर कांपने लगा। फिर वो दबी सी आवाज में अपने मामा को बोला, ये लोग मेरी भी ऐसी ही हालत करेंगे। प्रकाश अपने भांजा को अच्छे से समझा देता है कि मैंने साहब से सारी बातें कर ली हैं, जबकि तुम सारी सच्चाई बयान कर ही रहे हो तो फिर डर कैसा। यही तो डर है मामा, मैंने आपको भी पूरी सच्चाई नहीं बताई है। पिंटू ने औरत के साथ साथ उसके बेटे का भी मर्डर कर दिया और दोनों की लाशें एक साथ दफन कर दिया था। पिंटू की यह बात पुलिस दिनेश सिंह के कानों तक भी पहुंच गई थी। उन्होंने पिंटू को खा जाने वाली नजरों से देखने लगा और कहने लगा, मुझे पहले से ही शक था तुम्हारे अपराध का संबंध प्रिया और उसके बच्चे की है। प्रकाश के बयान दर्ज करने के बाद उसे घर भेज दिया। फिर पिंटू को गिरफ्तार करके उसे अदालत में पेश करके 2 दिन के लिए पुलिस रिमांड पर लिया। पिंटू से पूछताछ में उसने जो कुछ पुलिस को बताया उससे अपराध की सनसनी कहानी कुछ इस तरह से सामने आई। करीब 1 साल पहले की बात थी, जब अपनी रिश्तेदारों के एक शादी में शामिल होने के लिए प्रिया अकेली नारायणगढ़ गई थी और वहां जब वो नाचने लगी तो एक लड़का ने भी उसका खूब अच्छे से साथ दिया था। दोनों ने बहुत अच्छा डांस किया था और नाचने के बाद भी दोनों एक साथ बैठकर बातें करने लगे थे। लड़के ने अपना नाम पिंटू बताया। पिंटू शाहजादापुर का रहने वाला था, लेकिन नारायणगढ़ में किराए का कमरा लेकर एक कंपटीशन का तैयारी कर रहा था। प्रिया उसकी बातों पर फिदा हो गई थी। उसका सेवा भाव उसे बहुत पसंद आया। प्रिया थक कर एक जगह बैठ गई थी और पिंटू पार्टी से खाना लाकर प्रिया को खिलाता रहा और इस तरह से काफी रात हो गई थी। प्रिया को नींद सताने लगी थी। पिंटू ने सुझाव दिया, उसे अपने कमरे में छोड़ देता हूँ जहाँ वो किसी शोर शराबे के आराम से सो सकती है। थोड़ी झिझक के बाद प्रिया मान गई थी। अब पिंटू को भी नींद आने लगी थी और कमरे में चारपाई पर प्रिया को सुलाने के बाद वो खुद भी जमीन पर दरी बिछाकर सो गया। और रात में न जाने दोनों की आंखें एक साथ खुलती हैं और बिना आगे पीछे सोचे दोनों एक दूसरे में समा जाते हैं। प्रिया से पिंटू 10 साल छोटा था और संबंध बनाने के बाद प्रिया उसकी दीवानी हो जाती है। वो दोनों किसी न किसी बहाने कहीं न कहीं मौज मस्ती करने का तरीका निकाल ही लेते थे। देखते ही देखते 1 साल गुजर गया और अब तो प्रिया ने यह भी कहना शुरू कर दी वो अपने पति को तलाक देकर पिंटू से शादी कर लेगी। प्रिया के इस बात ने पिंटू को परेशान करने लगा। पिंटू ने इस परेशानी से छुटकारा पाने के लिए प्रिया को अच्छी तरह से समझाएगा, फिर भी नहीं मानी तो पिंटू उसका खून कर देगा। इसलिए उसने एक चाकू भी खरीद कर रख लिया था। 19 मार्च 2018 की सुबह प्रिया उसके यहाँ आती है। उसके साथ एक लड़का था, राहुल, प्रिया का बेटा। आते ही उसने कहा कि वो अपने पति को हमेशा के लिए छोड़ आई है। पिंटू से शादी करके अपने लड़के सहित उसी के साथ रहने आई थी। पिंटू उसे बहुत समझाने की कोशिश करता है। लगातार समझाते समझाते पूरा दिन और रात भी निकल जाता है, लेकिन प्रिया अपनी जिद पर अड़ी रही। 20 मार्च 2018 को पिंटू ने चाकू से प्रिया की हत्या कर दी। यह देखकर उसका बेटा डर गया था, लेकिन वो इस मर्डर का गवाह बन सकता था, इसलिए पिंटू ने चाकू से उसका भी गला रेत दिया। दोनों लाशों को कमरे में छुपाकर पिंटू पास के बेगना नदी के किनारे दोनों लाशों को दफन कर देता है। इसके बाद वो अपने मामा के पास चला जाता है, जिन्होंने उसे पुलिस के सामने सरेंडर करने का सुझाव दिया था।
पुलिस ने आरोपी से न केवल चाकू बरामद किया बल्कि दोनों लाशों को भी खोज ली। जरूरी कार्रवाई के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। आरोपी पिंटू को फिर से अदालत पेश करके न्याय के बाद आरोपी पिंटू को सेंट्रल जेल भेज दिया जाता है।